जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 जुलाई मंडे और आज दोस्तों हम तीन इश्यूज को डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, प्रकाश सिंह जी ने लिखा है। प्रकाश सिंह फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पे बात करते हैं सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे, ऑल इंडिया सर्विसेज के रिफॉर्म्स के बारे। कुछ यहाँ पे उन्होंने सजेशंस दिए हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों बात करेंगे एक आर्टिकल जो हिंदू में आया है, इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे ड्राइव कर सकता है। तो ये बातें वैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड कैसे हम अब ग्रोथ देख सकते हैं, पहले भी हमने बहुत डिस्कस करी है। नाउ उसके बाद दोस्तों जो लास्ट आर्टिकल रहेगा वो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से रिलेटेड है, जहां पे बात करी जा रही है नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी, बिटवीन डिजिटाइजेशन एंड द राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी ऑफ द पुअर पीपल एज वेल। तो कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स इस आर्टिकल में सामने आई हैं जो हम शेयर करेंगे। नाउ सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आप ये क्वेश्चंस जो मैं डालता हूं वीडियो के एंड में, जो आप क्वेश्चंस देखते हैं, सो वेयर डू यू हैव टू पोस्ट दिस, यू हैव टू पोस्ट दिस इन दिस टेलीग्राम ग्रुप, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस ग्रुप व्हाट यू हैव टू डू, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे और यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स। यदि आपको नहीं एक्सेसिबिलिटी मिलती इससे, तो आपने ये नंबर पे 6280-133-177 पे अपनी टेलीग्राम की आपसे एक मैसेज ड्रॉप करना और हमारे द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही इस टेलीग्राम ग्रुप में शाम को 6 बजे पिन कर दिए जाएंगे। नाउ उसके बाद दोस्तों बेस्ट आंसर, जो राज्यसभा वाला क्वेश्चन हमने सैटरडे को आपके सामने रखा था, तो बेस्ट आंसर इज वैशाली। वेरी वेल डन वैशाली, वेरी वेल रिटन, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में आपने लिखा है, बड़े एक डिफरेंट तरीके से आपने लिखा है, हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है। प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वाचिंग दिस वीडियो दैट आपने कितने टाइम में ये आंसर लिखा है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि स्पेशल पावर्स क्या है राज्यसभा की, कहाँ पे राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, कहाँ पे राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा, एंड कहाँ पे राज्यसभा इज नॉट अनइक्वल देन लोकसभा, लेस देन लोकसभा। एंड देन उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें राज्यसभा के, उसको नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग की बात आती है, तो स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत क्यों है और क्या इसमें सुझाव डाल सकते हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड कि उसको राज्यसभा के रोल को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, लिखिए इंट्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जहाँ से बात आती है वहाँ से उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखी है। तो प्लीज़ डू रीड दिस आंसर एंड अलॉन्ग विद दैट वैशाली डू ऑल्सो रीड द मॉडल आंसर विच विल बी पिन्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप। सो वेरी वेल डन। नाउ आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छा लिखते हैं प्रकाश सिंह, पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर इनकी बहुत लंबे अरसे से लड़ाई रही है। पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर काफ़ी आर्टिकल्स भी इनके इंडियन एक्सप्रेस में आते रहते हैं। अब ये बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की। तो हम तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो हमको पता है कि 3 सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, एक पुलिस सर्विसेज और एक तीसरा आपका फॉरेस्ट सर्विसेज है ना, IFOS। तो यहाँ पे जो फॉरेन सर्विसेज है वो आपकी सेंट्रल सर्विसेज में आती है, वो ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आती है। ठीक है, तो अब इसको अब हमको पता है कि इसका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है ना, 1.5 साल भर का एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है। यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करता है और यदि आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू SDM DSP अगर आप रिक्रूट होते हैं तो आपको करियर में आपको आगे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप एज IAS या IPS भी प्रमोट किए जा सकते हैं। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात क्या करी गई है। देखिए, अब जब भारत आज़ाद हुआ था तो सरदार पटेल ने कहा था कि भाई ये स्टील फ्रेम है, जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो स्टील फ्रेम है भारत का। अब इतने सालों में अगर हम पिछले 75 ईयर्स की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, बहुत सारी गंभीर समस्याएं आई थी और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, चाहे पुलिस सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ठीक है, इन सब ने बहुत बहादुरी के साथ काम निभाया। ठीक है, बहुत अपनी डेडिकेशन के साथ सर्विसेज अपनी कमिट करी हैं। ठीक है, लेकिन आज शायद एक स्टेज ऐसी आ चुकी है जहां पे हमको रैडिकल रीथिंकिंग की रिक्वायर्ड है। न्यू इंडिया की बात करते हैं तो न्यू इंडिया के सामने नए चैलेंजेस हैं, है ना। देखिए, अभी ना हमको जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, कि पता नहीं हमको कोई ऐसे बहुत कोई चमत्कारी चीज़ हो जाएगी जब हम IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में चले जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एक नौकरी है, आपने नौकरी करनी है ना। और आज के टाइम पे वो तो ज़माना रहा नहीं है कि आप आज से 30-40 साल पहले कि जी आप कहीं पे कलेक्टर, आप कहीं पे रिक्रूट हो गए, आप कलेक्टर हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो आपको कोई काम नहीं करना, सरकारी नौकरी है तो रिटायरमेंट तक आपको कोई टेंशन नहीं है ना। उस तरह का एटीट्यूड के भी हम तो सरकार के दामाद बन चुके हैं कि भाई 60 साल के बाद पेंशन आती रहेगी, सिक्योरिटी, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है, दैट इज़ फाइन। लेकिन आज के समय में चैलेंजेस और तरह के, आज के समय में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए, आज के टाइम पे
अगर सबऑर्डिनेट लेवल एग्जामिनेशंस की भी बात करें, आपने क्लरिकल लेवल का एग्जाम देना है ना, आपने एसएससी लेवल एग्जाम देना है या आपने पीसीएस लेवल एग्जाम देना है, तो वही 4 किताबें, लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो वो 4 किताबें वहां पे भी पढ़ के जाते हैं, है ना। वही 4 किताबें आप यूपीएससी में भी पढ़ते हैं। और आज के टाइम पे बेशक आप एज एन आईएएस या आईपीएस रिक्रूट हो जाते हैं, लेकिन आपकी इज्जत कब करी जाएगी? अगर आप काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, लेकिन आपको काम करना ही नहीं आ रहा, आपको प्रेशर संभालना ही नहीं आ रहा, तो आपके सबऑर्डिनेट ही आपकी बेइज्जती करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि कैसे सिविल सर्विसेज को भी रेडिकली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आईएएस को बिल्कुल स्क्रैप ऑफ कर दो, है ना, किसी काम का नहीं आईएएस सर्विसेज, बहुत करप्शन है, बहुत इनएफिशिएंसी है। तो अब लोग तो ये भी कहेंगे कि आईपीएस को भी बिल्कुल रद्द कर दो, है ना, आईपीएस को भी स्क्रैप कर दो, पर ये पॉसिबल तो नहीं है ना, है ना। अब आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, उनकी अपनी रेलेवेंस है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग नाखुश हैं, उनकी परफॉर्मेंस से वो सैटिस्फाइड नहीं है, बट वी कांट कंप्लीटली से कि इनको बस स्क्रैप कर दो और सारा का सारा सोल्यूशन निकल जाएगा, कि सारी की सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को आप प्राइवेटाइज कर दो तो उससे सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक टेंडेंसी है खास करके ऑफिसर्स के अंदर जो आ जाती है कि भाई अब हम सरकारी दामाद बन चुके हैं, कि अभी आने वाले 30-35 साल हम जो मर्जी करें, हमको कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, हमको कोई निकाल नहीं सकता है, हमारी पेंशन लग जाएगी, हमको आराम से पैसे आते रहेंगे। अब ये टेंडेंसी भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे आप रेजिस्टेंट रहेंगे चेंज के लिए, इससे आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब ये नोटिस करा गया कि एक ऑफिसर जब सिलेक्ट हो जाता है आईएएस के लिए, तो 30-35 साल की नौकरी, अज्यूमिंगली आप 28-29 साल की उम्र में अगर सिलेक्ट होते हैं या 25-26 साल की उम्र में भी सिलेक्ट होते हैं, तो आपको 30-35 साल की आपको सर्विस का मौका मिलेगा। अब आपको सिक्योरिटी है कि भाई अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमको कोई भी नहीं निकाल पाएगा, हम टॉप लेवल तक जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी लेवल तक जाएंगे, डीजीपी लेवल तक जाएंगे। ठीक है, और क्या प्रेशर नहीं होगा आपको परफॉर्म करने का, है ना, कि भी सरकारी नौकरी, कोई इंसेंटिव नहीं है आपके पास। जैसे कॉर्पोरेट अगर हम सेक्टर में देखते हैं तो वहां पे आपको इंसेंटिव होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको अप्रेजल मिलेगा, है ना, मे बी आपको प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पे तो आपको ठीक है, यहाँ पे आपका 6 साल बाद, 7 साल बाद एक फिक्स्ड एक टाइम पीरियड है कि आप एसएसपी के बाद डीआईजी बनेंगे, डीआईजी के बाद आईजी बनेंगे। सिमिलरली अगर आईएएस की बात करें तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कोई इंसेंटिव बेस्ड मैकेनिज्म निकाला जाए कि भाई या तो परफॉर्म करो या फिर भाई आप छुट्टी कर लो, है ना, या तो फिर आप काम मत करो। अगर आपको परफॉर्म नहीं करना, अगर आपने सिर्फ बैठ के अपनी सैलरी खानी है, बाद में पेंशन खानी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे प्रकाश सिंह कहते हैं कि जैसे अग्निपथ स्कीम पीछे भारत सरकार ने लॉन्च करी थी कि 17 साल से लेकर 21 साल के जो बच्चे हैं, है ना, उनको आर्मी में रखा जाएगा, और उसके बाद 21 साल के बाद केवल 25% बच्चे होंगे जिनको आगे जाके परमानेंटली कमीशन करा जाएगा, 75% बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रकाश सिंह जी भी कह रहे हैं कि इस तरह का कुछ स्कीम अगर हम सिविल सर्विसेज में भी लेके आ सके, क्योंकि बात यहाँ पे ये की जा रही है कि देयर इज अ नीड टू इंस्टिल इंथुजियाज्म एंड ज़ील इन द सिविल सर्वेंट्स। उनके अंदर कोई ऐसा जोश या उनके अंदर ऐसा इंथुजियाज्म देखने को नहीं मिल रहा कि जिससे उनको लगे कि वो और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो स्टेगनेंसी आ रही है ऑल इंडिया सर्विसेज में। अब इंक्लूडिंग दिस कॉलमनिस्ट प्रकाश सिंह जी ने भी 1996 में रिट पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। पुलिस रिफॉर्म्स को लेके बहुत वोकल रह चुके हैं प्रकाश सिंह। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, 7 स्टेप रिफॉर्म्स निकाले थे पुलिस रिफॉर्म्स की। अगर हम बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है पुलिस रिफॉर्म्स का। लेकिन ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस निकाली, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन बहुत सारे राज्यों की अगर हम पुलिस की बात करें, उन्होंने अभी भी रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं करा। तो रिफॉर्म्स तो निकालने को आप बहुत सारे निकाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इधर कहीं से भी आपको रिफॉर्म्स आपको सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन बात तब आती है ना जब उसको इंप्लीमेंट किया जाता है इन लेटर एंड स्पिरिट, तो बात आती है। ठीक है, तो रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज को लेके बहुत सारी बातें करी गई हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे आपने कमिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी कमिटीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम बनाई गई हैं कि कैसे सिविल सर्विसेज में और रिफॉर्म लेके आया जा सकता है। ठीक है, कैसे उसको रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करता है। अब फैट ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो आजकल हर एक स्टेट में ये कंसेप्ट देखने को मिल रहा है कि हर एक स्टेट में 1 दर्जन से ज़्यादा डीजीपी होते हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, पहले किसी ज़माने में ऐसा होता था कि भाई एक राज्य में डीजीपी 1 या 2 होते थे, है ना, या चीफ सेक्रेटरी 2 या 3 लोग होते थे, है ना। आज के टाइम पे हर कोई चीफ सेक्रेटरी है, हर कोई डीजीपी है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 14 अफसर हैं, ठीक है, इन द रैंक ऑफ डीजीपी, और 42 से ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं वो एडीजीपी के रैंक पे हैं। ठीक है, यूपी की बात करें तो 29 ऑफिसर्स हैं इन द रैंक ऑफ चीफ सेक्रेटरी, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो 28 ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि इतने सारे ऑफिसर्स का करना क्या है। अगर इतने सारे ऑफिसर्स को प्रमोशन दी जा रही है ना, तो देखिए ये तो फिर बहुत गलत बात है।
है ना। अब हम लीन ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, अग्निपथ स्कीम के चलते हम तो आर्मी को भी लीन करने की बात कर रहे थे, कितना ज़्यादा पेंशन बिल होगा। यही आर्ग्यूमेंट था ना अग्निपथ स्कीम के चलते कि भाई आर्मी में बहुत ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ती हैं, जो पेंशन का खर्चा होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो कैसे उसको लीन किया जा सकता है, तो चलो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है यंग बच्चों को दी जाए, है ना। सो अब अगेन यहाँ पे जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो इतने सारे ऑफिसर्स अगर इतनी सीनियर पोजीशन में बैठे हुए हैं तो उनके पास क्या इंसेंटिव है काम करने का। यानी कि उनको तो पता है कि भाई ठीक है हम रिटायर्ड होंगे, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड होंगे, डीजीपी रिटायर होंगे, हमको जो पेंशन आनी है वो आती रहेगी। और जो इतनी टॉप पोजीशन पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनके पास कोई काम भी है करने को क्या नहीं है, ये भी एक सवाल खड़ा उठता है। बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं जो कितनी टॉप पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, हर कोई तो डीजीपी स्टेट का नहीं बनता ना। डीजीपी उत्तर प्रदेश तो एक ही होगा, डीजीपी मध्य प्रदेश तो एक ही होगा, डीजीपी हरियाणा एक ही होगा, हर कोई तो डीजीपी नहीं बनेगा। रैंक डीजीपी के बेशक दर्जन लोग वहां पे और हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा होता है वहां पे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये लॉबी कर रहे होते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ कि भी हमको और कैसे हाईएस्ट पोजीशन मिल सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है। Right. Now, what makes this more disturbing is that a number of these officers, they're not even competent enough to have this position. तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कोट यहाँ पे प्रकाश सिंह कहते हैं कि घोड़ा हो या गधा हो, हर कोई ऊपर पहुंचने के लिए मैनेज कर लेता है। एवरीबडी मैनेजेस, एवरी टॉम डिक एंड हैरी मैनेजेस हाउ टू रीच द टॉप मोस्ट पोस्ट। तो ये यहाँ पे तो सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है इस तरह से। तो नाउ सजेशंस की यहाँ पे बात करें, देखिए तो यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस के चलते हैं यहाँ पे प्रकाश सिंह ये कह रहे हैं कि भारत सरकार सोच सकती है ऑफ एन अग्निपथ लाइक स्कीम फॉर द आईएएस आल्सो, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है हर जो ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स, दैट शुड बी सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफ दीज 3 स्टेजेस। यानी कि 3 स्टेजेस में ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स को रिव्यू करना चाहिए। पहली स्टेज जब उनके 15 साल सर्विस के खत्म होते हैं, दूसरी स्टेज जब उनके सर्विस के 25 साल खत्म होते हैं, और तीसरी स्टेज जब उनके सर्विस के 30 साल खत्म होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस रिव्यूज के बाद एटलीस्ट वीड आउट हो सकते हैं 25% ऑफ द ऑफिसर्स आफ्टर उनके अगर रिव्यू 15 साल की सर्विस के बाद किया गया। यानी कि अगर देखा जाता है कि भी उनकी सर्विस ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, ज़्यादा उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है ना, ज़्यादा एफिशिएंटली उन्होंने काम नहीं करा है, तो उनको फिर क्यों रखना। ठीक है, उनको बोल दो कि आप छुट्टी कर लो, रिटायरमेंट ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। तो इस तरह से एट एवरी स्टेज जो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं वो वीड आउट हो जाएंगे, है ना। नाउ वीडिंग आउट शुड बी फॉर पुअर परफॉर्मेंस, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या चार्जेस ऑफ करप्शन की बात आती है, या यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात कहते हैं फॉर बीइंग फिजिकली अनफिट। पंजाब हरियाणा में एक ऐसा बहुत कॉमन ट्रेंड देखने को मिलता है कि एक नौजवान कोई कॉलेज में से जो बच्चा निकलता है 20-21 साल की उम्र में, अगर वह एज कांस्टेबल हेड कांस्टेबल भर्ती होता है तो बहुत दुबला पतला होता है, लेकिन बाय द टाइम जब वो डीएसपी लेवल तक या उसके ऊपर लेवल तक पहुंचता है या इंस्पेक्टर लेवल तक पहुंचता है ना, उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यानी कि रिटायरमेंट टाइम तक की अगर हम बात करें तो वेस्ट का साइज़ 28-29 से लेकर 36-37 तक चले जाता है। तो अब ऑब्वियसली अगर आप पुलिस सर्विसेज में हैं, आप किसी भी सर्विस में, एटलीस्ट आप थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड को तो मेंटेन करके रखिए, है ना, वो भी बहुत जरूरी है ना। सजेशंस की यहाँ पे और अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग जो है एट एवरी स्टेज दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी रिगरस एंड वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, ताकि ये इसमें इम्पार्शलिटी के साथ स्क्रीनिंग करी जाए, है ना। अब यहाँ पे ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जिन अफसरों की स्क्रीनिंग करी जा रही है इम्पार्शल तरीके से, कहीं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है, किसी पॉलिटिकल रीजंस के कारण किसी अफसर को जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत एफिशिएंट है, कहीं पॉलिटिकल रीजंस के कारण तो नहीं उसको बाहर निकाला जा रहा, या उसको रिटायरमेंट या उसको छुट्टी देने की बात करी जा रही है। ठीक है, अब ये जो पीरियोडिक जो ऐसे जो इसको रिव्यू करा जाएगा सर्विसेज को, इससे क्या होगा, इससे इंश्योर किया जाएगा कि जो ऑफिसर्स हैं वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बन सके, नई स्किल्स को एक्वायर कर सकें, है ना। अब आपको अपने आप को तो अपग्रेड करना पड़ेगा, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप आईएएस ऑफिसर हैं। तो आज के टाइम पे हर एक बहुत नई चीज़ें आ रही हैं ना, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अगर नहीं अपने आप को अपग्रेड करोगे तो आप पीछे चले जाओगे, कोई और आ जाएगा। तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंसेंटिव मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रही है। तो थोड़ा सा अगर कॉर्पोरेट कल्चर भी अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए ऑल इंडिया सर्विसेज में आने वाले टाइम में, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये जो कंप्लेसेंसी है या स्मगनेस की बात करें, प्राइड की बात करें कि भाई मैं आईएएस हूँ, है ना, मैं आईएएस रिक्रूट हुआ था, आईपीएस रिक्रूट हुआ था, मेरे को कोई भी नहीं हाथ लगा सकता, तो ये जो आकड़ है, ये जो प्राइड है ना, ये जो कंप्लेसेंसी है, लापरवाही है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ये चीज खत्म होनी शुरू हो जाएगी बहुत सारे ऑफिसेस में। ठीक है ना, अब ये जो अब यहां पे बात करेगी कि एक पैनल बनाया जाए, पैनल यानी कि जो ऑफिसर्स को डिफरेंट स्टेजेस पे वीड आउट करेंगे, तो उस पैनल में 40 से 50 लोग हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिनका बहुत नाम है, जिनकी इम्पेकेबल इंटेग्रिटी है,
है ना, फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज में से हो, फॉरेस्ट सर्विसेज में से हो, फॉरेन में से हो, आईएएस में से हो, जिसमें से भी हो, ठीक है। और अगर ऑफिसर को किसी भी, अगर ये पैनल के कोई भी डिसीजन से अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, जो भी ऑल इंडिया सर्विस जो ऑफिसर है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है इस डिसीजन से जो भी पैनल ने उसके लिए प्रति दिया है, तो वो ट्राइब्यूनल को भी अप्रोच कर सकता है। तो ये मैकेनिज्म भी इस पर्टिकुलर प्रपोजल में दिया गया है। चलिए, सो दोस्तों अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है वेइंग इन ऑन इंडियाज इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल। देखिए दोस्तों, बजट में जब इस साल बजट आया था तो हमने बात करी थी कि अगर तो सरकार अगर 4 पैसे खर्च करेगी तो ही प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ के कहेगा कि 2 पैसे हम भी खर्च करेंगे, है ना। अब हम बोलेंगे चलो पैंडेमिक है, रिसेशन का माहौल है, कुछ भी है, कि हम सब चीज प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दें, नहीं, पब्लिक सेक्टर हैज टू टेक द लीड। इन्वेस्टमेंट जो है, अगर 4 पैसे पहले सरकार खर्च करेगी तो ही जाके लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पैसे खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सड़कें बनाएंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो ही जाके जॉब क्रिएशन होगा, तो ही लोगों के पास जॉब्स होंगी, सैलरीज होंगी, उनके जेब में पैसे होंगे, वो बाहर जाके चीज़ें बाय करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, तो जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन शुरू कहाँ से होता है? इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो साइकिल इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। तो चाहे कोई भी देश हो, है ना, चाहे वो वेस्टर्न देश हो, चाहे वो चाइना की बात करें, चाहे वो हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, किसी भी देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है दैट हैज बीन ऑन द बैकड्रॉप ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। चाइना की अगर हम बात करें, हम आमतौर पे कहते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, रेड कैपिटलिस्ट की बात करते हैं कि डिस्पाइट बीइंग कम्युनिस्ट, फिर भी वहां पे ना लाइक कम्युनिज्म को थोड़ा मैनिपुलेट करके कैपिटलिज्म प्रमोट किया जाता है, जो भी है, व्हाटएवर इट इज। लेकिन चाइना में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो किसके द्वारा थी? तो ऑब्वियसली वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट द्वारा थी। जो वहां पे जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, दे वर द बैकबोन फॉर चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लास्ट 20-30 ईयर्स व्हिच वी आर सीइंग। तो उसी तरह से अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बहुत जरूरी है कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करी गई है कि जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 में, तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने रोड बिल्डिंग पे बहुत एम्फेसिस किया था। देखिए, अगर हम बात करें 2000s वाला, जो 2004 से लेकर 2011 का जो टाइम है, यूपीए की सरकार थी, तो कहा जाता है कि यूपीए की सरकार के अंदर 8% से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन उसका जो बैकबोन है, उसका जो अगर ग्राउंड वर्क की बात करें, वो कहीं ना कहीं तो 1991 से चलता आ रहा था। अगर 1991 में हम पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, उस एजेंडा को कैरी ऑन करा आगे जाके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, है ना। बहुत सारी एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स अनाउंस करी, रोड कनेक्टिविटी पे वहाँ बहुत फोकस किया था, है ना। और जैसे कि हम जानते हैं, जो रोड्स हैं, जो हाईवेज हैं, वो लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी माने जाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, याद होगा सन 2000 में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी, है ना। ऑल वेदर कनेक्टिविटी की बात करी गई थी, अनइनहैबिटेड प्लेसेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, तो ही लोगों को मौका मिलेगा रोजगार का, तो ही लोगों को मौका मिलेगा शहरों में आने का, जॉब्स ढूंढने का। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है ना। तो ये इनिशिएटिव्स के चलते हमने जो देखा, जो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी 8%, 9% 2004 से लेकर 2011-12 के बीच में, बिकॉज उसकी जो बुनियाद थी वो यहां से शुरू करी गई थी। नाउ अब यहां पे बात करें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन रेफर क्या करता है? रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन एन इकोनॉमी। कोई भी बिजनेस है ना, अगर आपका एग्रीकल्चर का बिजनेस है, एजुकेशन का बिजनेस है, आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो आपने इन्वेस्टमेंट तो करनी है। मान लीजिए आपका कैब्स का बिजनेस है, तो आपने 10 गाड़ियां खरीदी, लेट्स से आपने 10 गाड़ियां खरीदी, 20 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ, तो वो आपका क्या हुआ? वो आपका कैपिटल खर्चा हुआ, है ना, वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। अब आपके पास हो सकता है 10 और गाड़ियां पड़ी हों पहले की, अब हर एक गाड़ी डेप्रिशिएट भी करती है, हर एक गाड़ी की वैल्यू एवरी ईयर वो डेप्रिशिएट करती है। या मान लीजिए कि आपका एग्रीकल्चर का बिजनेस है, आपका खेती बाड़ी का काम है, तो आपने ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर का भी जो है, जो प्राइस है, वो डेप्रिशिएट करती है। अब या तो आप ट्रैक्टर को बेचेंगे नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए, या आप नया ट्रैक्टर अपनी जेब से जैसे भी होगा आप करेंगे। लेकिन जब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात आती है, लेट्स से आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए खर्च करे इस साल में, ठीक है, या 20 लाख रुपए खर्च करे। अब जब ग्रॉस हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसमें आप डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख का ट्रैक्टर लिया, अज्यूमिंगली, है ना, 20 लाख का आपने ट्रैक्टर लिया, तो उसमें आपका जो पुराना ट्रैक्टर है, अगर आपने उसको बेचा है, उसको नहीं यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर आप उसको इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन एक इकोनॉमी में होगा, उतना ज्यादा जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगा। अब कैपिटल फॉर्मेशन कहां से होगा? देखिए, अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, कंपनीज लेवल की बात करें, तो वो सेविंग्स होंगी तो ही कैपिटल फॉर्मेशन राइज होगा। लेकिन अगर हम सेविंग्स बढ़ाते हैं, चलिए मान लीजिए कि आज आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो आपके पास जो सेविंग है, लेकिन वो 2 लाख रुपए आपके जेब में पड़े हैं, आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो वो सेविंग्स ही रहेंगे। वो कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा? जब आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, है ना, किसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो तभी जाके कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा। तो अगर हम बात करें पर्पस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की, दैट इज नॉट ओनली फोकस्ड ऑन सेविंग्स,
दैट इज फोकस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स, ताकि प्रोडक्शन को हम बूस्ट कर सकते हैं। चाहे आपका बिजनेस छोटा है, चाहे आपका बिजनेस कोई बहुत बड़ा है, ठीक है, आप पैसे खर्च करेंगे तो ही जाके आप उसको कह सकते हैं ना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन को बूस्ट कर रहे हैं। और जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये फोकस करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम सड़कों, अब सरकार की बात करें तो सरकार सड़कों के ऊपर पैसे खर्च कर रही है ना, हाईवेज बनाने पे पैसे खर्च हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स बनाने पे हो रहे हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है ये क्या होता है, एग्जाम्पल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का ना। अब क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दो तरह की टर्म्स हम सुनते हैं, एक तो क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक होता है क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, है ना। अब वो कब हो पाएगा, जब सरकार खर्चा करेगी, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डोमेस्टिक अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे हम वो विदेशी धन को, विदेशी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो कब हो पाएगा, वो तभी हो पाएगा अगर सरकार अगर खर्चा कर रही है, अगर सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला कि इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट विल क्राउड इन, पुल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, है ना। दिस विल रिवाइव द इकोनॉमी, स्पेशली इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक, स्पेशली इन द वेक ऑफ द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी विच वी आर टॉकिंग अबाउट, विच वी ऑल वांट टू सी। अब जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है, अगर हम 2010s की बात करें, यानी कि जो डेकेड था बिटवीन 2010 टू 2019-20, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जो ग्रॉस, अगर हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, ज्यादा, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे एक फिगर भी है, ग्राफ भी है, तो अगर 2011-12 की बात करें, 34.3% वाज द ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इन प्रोपोर्शन टू द जीडीपी, ठीक है। देखिए 2019-20 की अगर हम बात करते हैं, है ना, जीडीपी तो बढ़ा है हमारा, जितना जीडीपी हमारा 2011-12 में था, आज उससे तो कई गुना ज्यादा ही है, लेकिन ग्रॉस अगर हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, वो तो कम हुआ है पिछले 10 सालों में, 32.5% है। अब यहाँ पे अगर हम सब सेक्टर्स की बात करें, है ना, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, तो आप देख सकते हैं, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 2011-12 से लेके 2014-15 का अगर हम ये टाइम पीरियड देखें, तो एग्रीकल्चर में जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन था वो 8.5% था, लेकिन 2014-15 में 7.7%, 2019-20 में 6.4%, ये इन प्रोपोर्शन टू जीडीपी की बात करी जा रही है। तो ये एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हमने काफी रिडक्शन देखा है अगर हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें। तो क्लियरली जैसे कि हम बात करते हैं कि जी मेक इन इंडिया, है ना, मेक इन इंडिया इतना नहीं बूस्ट कर पाया, मेक इन इंडिया को लेकर बहुत सारी एम्बिशियस बात करी गई थी कि कैसे हम 25% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी का फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया, है ना। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, हम बात करें रोड की, तो वहां पे जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वहां पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है ना, लेकिन नॉट उतना ज्यादा नहीं जितना 2011-12 में था। रोड्स को हम देखें अगर, है ना, रोड्स 2011-12 में 3.7% फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है इन प्रोपोर्शनेट टू जीडीपी, लेकिन अगर हम 2014-15 की बात करें 1.9%, देन अगेन 2019-20 की बात करें 3.1%, बेटर देन 1.9% बट स्टिल मच बिलो देन 3.7% जो हमने 10 साल पहले देखा था, ठीक है। तो यहां पे राइज इन सर्विस सेक्टर जो है वो हमने देखा है कि अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर शेयर जो है दैट हैज रिजन टू 52.3% कंपेयर टू 49%। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की यहां पे बात हो रही है इन प्रोपोर्शन टू जीडीपी, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें दैट हैज डबल्ड फ्रॉम 6.1% टू ऑलमोस्ट 13% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। नाउ एक हेल्दी बैलेंस की यहां पे बात की जा रही है जो कि मिसिंग है। फॉर हेल्दी डोमेस्टिक आउटपुट ग्रोथ एक बहुत जरूरी है फॉर अ बैलेंस बिटवीन डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो कि आपके फार्म्स में, फैक्ट्रीज में, यानी कि इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में करी जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, फार्म्स एंड फैक्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रांसपोर्ट आ जाता है, रोड्स आ जाता है, एक्सेट्रा। ना जो शेयर है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का वो तो कम हुआ है, जैसे अभी हमने ग्राफ में देखा। मेक इन इंडिया भी ज्यादा काम नहीं कर पाए, मेक इन इंडिया हैज फेल्ड टू टेक ऑफ। इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो हमारी और ऊपर गई है ना, इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया कैंपेन डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने बहुत कोशिश करी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो रिपोर्ट रिलीज करी जाती है, ऑल्दो अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल नाउ बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने भी रिपोर्ट्स को रिलीज करना बंद कर दिया है नाउ, बट अगेन इसके चलते हाँ, लेकिन ज्यादा हम कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। बहुत हमने देखिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसको लेकर हमने बहुत सारी बातें 2014, 15, 16 में करी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात करें, हमारा रैंक बहुत अच्छा हो गया था, ठीक है। हमारा रैंक कहाँ पे 140, 142 था, कहाँ हमारा रैंक 63 पे आ गया था, बट दैट डिड नॉट ट्रांसफॉर्म इन द सेंस कि हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेन कैपिटल हम अट्रैक्ट कर पाए हो, वो चीज देखने को नहीं मिली, ठीक है। नाउ द लैक ऑफ डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर एसेंशियल रॉ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स, दिस कैन प्रूव वेरी वेरी कॉस्टली,
ठीक है। नाउ अब आने वाले समय में दोस्तों देखिए, अभी हम देख रहे हैं हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऑल्दो हम कहते हैं कि इंडिया में अभी आज अगर हम न्यूज़पेपर में आंकड़े भी आए थे इंडियन एक्सप्रेस में, तो चलो हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है 7% के आसपास है, 7.1% है। यूके है, अमेरिका है, बहुत सारे और ऐसे देश, अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें वहाँ पे इन्फ्लेशन 140% है, श्रीलंका में 57% है। तो कंपैरेटिवली हमारी सिचुएशन बहुत बेटर है। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर एक बात समझने की जरूरी है कि चलो अगर हमारी सिचुएशन कंपेयर टू दी अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज बेटर भी है, लेकिन अगेन हमको ये जो रास्ता है जहां पे हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, उस रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सस्टेन करना, इन्वेस्टमेंट को सस्टेन करना आने वाले समय में, जब रिसेशनरी ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, जब महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, तो आने वाले टाइम में ये भी बहुत चैलेंज रहेगा सरकार के द्वारा कि कैसे सरकार इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इस रास्ते के ऊपर चल सकती है जहां पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत एम्फेसिस लिए किया जा रहा है। लेकिन जब तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो लास्ट आर्टिकल दोस्तों आज का रहेगा एडिंग डिजिटल लेयर्स ऑफ इंडिग्निटी। ना टेक्नोलॉजी विद डिग्निटी की बात यहाँ पे करी जा रही है। देखिए, राइट टू लिव विद डिग्निटी, देखिए ये तो चलो हर किसी का अधिकार है ना, लेकिन दिस वेरी रेयरली मैनिफेस्ट इन डिस्कशन सराउंडिंग डिजिटल इनिशिएटिव्स इन गवर्नेंस। देखिए, अब हम पीडीएस सिस्टम की बात करें, मनरेगा की बात करें, अक्सर कहा जाता है कि इसमें लीकेजेस बहुत हैं। अक्सर बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज होते हैं पीडीएस के या मनरेगा के जिनके पास पैसे नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है बहुत सारे पैसे खा जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे वर्कर्स मनरेगा में एनरोल्ड ही नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीडीएस के लिए टाइटल भी नहीं होते, लेकिन उनके पास भी राशन आ रहा होता है, उनके पास भी मनरेगा का पैसा आ रहा होता है, फंड्स डाइवर्ट किए जाते हैं। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बढ़ाने की तो बात बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। डिजिटाइजेशन को लेकर तो हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं पिछले 6-7 सालों में, है ना। बैंक्स इंकरेज करते हैं ई केवाईसी के लिए, नो योर क्लाइंट नो योर कस्टमर के लिए। ठीक है, जनधन योजना के चलते हमने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी चलाया, बहुत जरूरी है ना। लेकिन मनरेगा वर्कर्स का ये कहना है कि चलो ई केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने चलो डिजिटाइज भी कर दिए, है ना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बैंक को दिखा भी दिया, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, व्हाटएवर इट इज, लेकिन उसके बावजूद भी हमको सैलरीज नहीं मिल रही है। ठीक है, मेनी टाइम्स बैंक वालों का ये कहना होता है कि उनके बायोमेट्रिक्स नहीं काम कर रहे हैं, उनका फिंगरप्रिंट जो है उनके फेवर में काम नहीं कर रहा। तो यानी कि अभी तो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात होगी कि अभी उन्हीं का अंगूठा है, उन्हीं का फिंगरप्रिंट है, वही उनके फेवर में काम नहीं कर रहा, वो अपने पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ट्रस्ट और ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ जो गवर्नेंस है, नाउ आउटसोर्सिंग दैट टू टेक्नोलॉजी, क्या ये बात जस्टिफाइड है या नहीं है? डजंट दिस इम्पैक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल? अब देखिए, मनरेगा में कोई ये तो नहीं कि आपको रोज के कोई लाखों रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 100, 200, 250 रुपए अगर आपको रोज के मिलते हैं, अब आपने अपना लेबर किया है, आपने वहां पे अपनी मेहनत करी है, मजदूरी करी है, अब अगर आप एट द एंड ऑफ 20 डेज, 25 डेज, एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपनी वेजेस लेने जाते हैं और आपको वो मिले ना, जस्ट बिकॉज आपका जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं कर रहा, तो दैट इज सो एम्बैरेसिंग। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे दो टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स की यहाँ पे आर्टिकल में बात करी गई है। ठीक है, एक तो बात करेगी आईसीडीएस की, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। ये दुनिया का लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अभी एनईपी 2020 के चलते अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था आईसीडीएस का, एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम था फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। और साथ में जो प्रेग्नेंट औरतें हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं अलॉन्ग विद देयर किड्स, उनको कैसे न्यूट्रिशन पहुंचाई जा सकती है, उसके ऊपर ये बात इस प्रोग्राम में शुरू करी गई थी। अब ये जो था, दिस बिकेम अ लीगल एंटाइटलमेंट अंडर द राइट टू फूड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन 2013। 2021 में सरकार ने लॉन्च करा पोषण ट्रैकर। देखिए, हम यहाँ पे हमारे आंकड़े जो हैं बहुत अच्छे नहीं है, हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक कितना पीछे है ना, 101 नंबर पे हमारा रैंक 116 में से। और अगर चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग इसकी हम बात करें, अनीमिक मदर्स की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा हाई फिगर है हमारे पास। नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे, वो भी ये फिगर्स हमारे सामने रिवील करते रहते हैं। अब यहाँ पे 2021 में भारत सरकार ने लॉन्च किया पोषण ट्रैकर, जो कि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है टू मॉनिटर ऑल दी न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग दी आईसीडीएस, है ना। अब ये जो ट्रैकर लॉन्च करा, यहाँ पे वेयर डज द प्रॉब्लम लाई? नाउ एज पर द यूनियन गवर्नमेंट सर्कुलर्स, ये जो अपडेटिंग है आधार कार्ड की ऑफ द राइट होल्डर्स ऑफ द आईसीडीएस स्कीम, वो मैंडेटरी है इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है बहुत बार कि भाई आधार कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो डजंट मीन कि वो बंदा डिप्राइव्ड हो, जो उसको सर्विसेज सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए। अब छोटे जो बच्चे हैं, है ना, 5 साल तक की उम्र के, वो उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या उनको मतलब डेप्रीवेशन मिलना चाहिए, उनको खाना खाने के लिए अनाज नहीं मिलना चाहिए? अब एक छोटा बच्चा अपना आधार कार्ड अगर नहीं बना पाता तो ठीक है, जरूरी नहीं कि छोटे बच्चे के पास आधार कार्ड हो, उसकी मदर के पास हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई भी करा है कि चिल्ड्रन कैन नॉट बी डिनाइड देयर राइट्स
अंडर दिस सर्विस, अंडर द ICDS के भी उनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो सरकार ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है तो जो आधार मदर्स का है वो भी चल जाएगा, ठीक है, आधार कार्ड जो उनकी मदर्स का है वो भी चल जाएगा, दैट कैन बी ऑथेंटिकेटेड एट द आंगनबाड़ी सेंटर्स, ठीक है। लेकिन अगेन अब हो सकता है कि मदर्स के पास भी आधार कार्ड ना हो, तो व्हाट डज दैट मीन कि चलो डिजिटाइजेशन को तो हम प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज अगर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो वो हम सर्विस ऑब्टेन ना कर पाए, तो दैट इज वेरी अनजस्टिफाइड, दैट गोज अगेंस्ट डिग्निटी, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे देखिए लिटरेसी लेवल्स इतने ज़्यादा नहीं है, अवेयरनेस अभी भी लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह के ऊपर एक फिर से रिकंसिडर किया जा सकता है। नाउ रियल कंसर्न्स, तो NFHS का डेटा क्या कहता है कि 36% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 5 वो स्टंटेड है, और नियरली 33% ऑफ द चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप अप टू द एज ऑफ 5 दे आर अंडरवेट, ठीक है, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, मैल नरिश्ड है। ये तो प्री पैंडेमिक नंबर्स थे, पोस्ट पैंडेमिक के बाद नंबर्स और आएंगे, है ना। नाउ इन सच अ लाइट क्रिएटिंग न्यू हर्डल्स, न्यू ऑब्स्टिकल्स फॉर चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स, नाउ दिस इन द नेम ऑफ डिजिटाइजेशन, दिस इज नॉट वांटेड फॉर, ठीक है, दिस अपीयर्स टू बी वेरी क्रूअल, ये बात यहाँ पे कॉलमनिस्ट कह रही है। नाउ यहां पे दूसरे ऐसे इनिशिएटिव की बात करी गई, टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव की जो बात करी गई थी, एक तो ICDS है, दूसरा ये वाला है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। अब इसके चलते क्या है, यहाँ पे जो मनरेगा वर्कर्स हैं, ठीक है, जहां पे वो काम करते हैं, वर्क साइट्स पे काम करते हैं, वहां पे उनकी अटेंडेंस मार्क करी जाती है। अब उनकी अटेंडेंस है कि भाई वो आए हैं काम करने के नहीं आए, वो इस ऐप में रिकॉर्ड करी जाएगी। As per the order, the app will record 2 time stamped and geotag photographs of the workers in a day, यानी कि भी जो मनरेगा वर्कर्स हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो एसेट्स बना रहे हैं, है ना, वो भी आए हैं, काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किसके ऊपर काम कर रहे हैं, भी उसकी जो पूरी की पूरी जो फोटो है वो कैप्चर करी जाएगी इस ऐप के ऊपर। इससे ये क्यों करा जाएगा, ताकि भारत सरकार चाहती है कि जो सिटीजन्स हैं वो भी देख सकें, क्योंकि सिटीजन्स कहते हैं कि भारत सरकार मनरेगा प्रोग्राम के चलते बहुत सारे पैसे बर्बाद कर रही है ना, मनरेगा एक बहुत वेस्टफुल प्रोग्राम है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लोगों का हर किसी का अपना व्यू होता है। अब इसके चलते इस ऐप के चलते थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जो सिटीजन्स है वो देखना चाहते हैं कि मनरेगा वर्कर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, तो वो देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए तो चलो आइडिया बुरा नहीं है, ठीक है, और जहां पे 20 से ज्यादा मनरेगा वर्कर्स होंगे जॉन सी वर्क साइट्स में, ये जो ऐप होगा ये कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा फिजिकल अटेंडेंस एंड रजिस्टर। नाउ प्रॉब्लम कहां पे लाई करती है, पेरिल्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। देखिए पहले क्या था कि आपने मनरेगा वर्कर्स वो आए हैं, उन्होंने अपनी अटेंडेंस लगाई फिजिकली किसी रजिस्टर में और अपना उन्होंने काम खत्म करा और फिर वो जा सकते हैं, क्या पता वो कोई और जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, या उन्होंने अपने फार्म पे काम करना हो या अपनी फैमिली की केयर करनी हो, वट एवर इट इज, ठीक है, तो वो अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए या कुछ और काम के लिए वो और अपना बाकी टाइम जो था दिन का वो स्पेंड कर सकते थे। अब इस ऐप के चलते क्या है, इस ऐप के चलते दे हैव टू स्टे बैक एट द वर्क साइट इवन अगर उनका काम कंप्लीट हो चुका है। क्यों, ताकि इस ऐप के जरिए उनकी फोटोग्राफ ली जा सके। अब ये जो अटेंडेंस है वर्क साइट्स पे ये कौन लेता है, ये अटेंडेंस जो है यूजुअली जो लोकल वुमेन वहां पे इंचार्ज होते हैं द वर्क साइट सुपरविजन वो लेते हैं। लेकिन ये अटेंडेंस मार्क करने के लिए क्योंकि एप्लीकेशन है ना, तो अब लेकिन इसके लिए स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होता रूरल एरियाज में, और इसके चलते अटेंडेंस के चलते बहुत सारे जो वर्कर्स हैं दे एंड अप लूजिंग मोर देन 1000 रुपीज ऑफ देयर सैलरीज जस्ट बिकॉज ये जो ऐप थी वो इन लोगों की अटेंडेंस अपलोड नहीं कर पाई या इनकी फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं कर पाई है। तो 1000 रुपये लूज करना इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशन की बात करें, नो डाउट जो केसेस हैं करप्शन के चलते, लीकेजेस PDS में हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मनरेगा में, हम बार बार बात करते रहते हैं कि बहुत इनएफिशिएंसीज हैं, फंड्स को डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन उसके लिए सोशल ऑडिट्स को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है ना, ठीक है। द वेरी नीड फॉर एन ऐप, इट्स जिसके जो फेलियर्स हैं प्लस अदर ऑब्स्टिकल्स सच एज द अनस्टेबल नेटवर्क कनेक्टिविटी, दिस इज लाइकली टू डिस्करेज वुमेन टू टेक अप मनरेगा वर्क, ठीक है। तो अब ये इस करके इस मूव के चलते ये जो यहाँ पे जो मूव भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस करा है, दिस माइट एंड अप, देखिए मूव तो अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात की जा रही है, डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, बट दिस माइट एंड अप एलिनेटिंग द पॉलिटिकल कैपेसिटीज ऑफ द राइट होल्डर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, लाभार्थी, जिनको बेनिफिशियरीज कहते हैं। तो जिनकी बेनिफिट के लिए स्कीम्स बनाई गई हैं, अगर उन तक वो बेनिफिट ही नहीं पहुंच पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्टिकल क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजी, तो फिर उस स्कीम का फायदा ही क्या। चलिए सो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, तो क्वेश्चन है परफॉर्म और पेरिश इज द स्लोगन which the all India services needs to incorporate to meet the dynamic challenges of new India। कमेंट करिए इसको आप 250 शब्दों में, ठीक है। तो जो पहला आर्टिकल हमने प्रकाश सिंह जी का डिस्कस किया था उस कंटेक्स्ट में या क्वेश्चन ऑफ द डे बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आज के 3 आर्टिकल्स थे। बाकी जाने से पहले जैसे एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट हमारी रहती है, तो यदि दोस्तों आप हमारे ऑफलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्राइसेस ऑफलाइन बैच की और ऑनलाइन लाइव क्लासेस की दोनों मेंशन्ड है। आज हमारी पहली ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाली है
और दोस्तों अगर आपने इसमें एनरोल होना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत एक वेल डिजाइंड एक प्रोग्राम बनाया गया है, एक बहुत वेल डिजाइंड टाइम टेबल बनाया गया है टिल द एंड ऑफ मार्च कि आपकी कौन से दिन कौन सी क्लास होनी है। फिक्स ड्यूरेशन क्लासेस आपकी रहेंगी, एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो यदि आपने इसमें एनरोल होना है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर जरूर कॉल करिएगा। चलिए सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।